एक्चुअल में अकाउंट्स की बात करें तो देखो, अकाउंटेंसी का मीनिंग यह है कि जब आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो कि एक बिजनेस फर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस फर्म है, उसको पढ़ रहे हैं। पहले आपको ओनली थ्योरी कराई जाएगी अकाउंटेंसी की, जिसमें टर्म्स होती हैं और डेफिनेशंस होती हैं। हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का सिलेबस फॉर सीबीएसई बोर्ड। वैसे तो जुलाई भी कंप्लीट होने को आ रहा है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत तेजी से अप्रोच कर रहे हैं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है और एक यूनिट तो मोस्टली सभी स्कूल्स में हो गया है या फिर चल रहा होगा। और मैं ऑलरेडी काफी लेट हूं, लेकिन मैं आपका सिलेबस बहुत तेजी से कंप्लीट कराऊंगा। मैंने डिसाइड किया है इस चैनल पर 3 लेक्चर्स आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी के मिलने वाले हैं और आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं सिलेबस से स्टार्ट कर रहा हूं। तेजी से हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो चैप्टर वाइज जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हर एक स्कूल्स में वो इंटरनली अपने अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, जिसमें 3 यूनिट्स होती हैं, 2 एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली। तो चैप्टर वाइज वेटेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूं एक्चुअल में आप क्लास 11th में पढ़ क्या रहे हैं और जो चैप्टर्स हैं उनकी इंडिविजुअली क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम एक्चुअल में अकाउंट्स की बात करें तो अभी सब्जेक्ट आपके लिए नया है। एक्चुअल में आप अकाउंट्स में पढ़ क्या रहे हैं वो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हम अगर एक्चुअल में अकाउंट्स की बात करें तो देखो, अकाउंटेंसी का मीनिंग यह है कि जब आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। उन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम उनको याद नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप गुड्स परचेज भी कर रहे हैं, सेल्स भी कर रहे हैं और हजारों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो किसको कितना पैसा देना है, कहां से पैसा आया है, इसको हमें लिखना होता है। लिखने से फायदा यह है कि बाद में हम उसको देख सकते हैं और हमें याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है अकाउंटेंसी के अंदर? फर्स्ट स्टेप है फर्म को समझना। तो जब हम फर्म्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, अगर आप कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं तो बिजनेस ऐसे ही आप रन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक फर्म बनानी पड़ेगी। तो फर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है बिजनेस फर्म, फर्स्ट है बिजनेस फर्म, सेकंड है चैरिटेबल फर्म। तो जो चैरिटेबल फर्म होती है उसका कोई भी मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता, वो वेलफेयर के लिए काम करती है, उसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर्ड करके चलाना होता है, तो इसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जो बिजनेस फर्म है उसका मोटिव जो होता है प्रॉफिट होता है। तो अगर कोई फर्म आप बना रहे हैं और वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस फर्म ही बोली जाएगी। और उस फर्म को अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपके पास ये तरीके होते हैं, इस तरीके से आपको फर्म बनानी पड़ेगी। तो पहला जो सिंपलेस्ट वे है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाकर है, जिसमें आप एक ही सिंगल ओनर होता है और जैसे जैसे आप फिर बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं फिर आपको फर्म्स को चेंज करना होता है। तो अगर आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकते हैं। ये आप क्लास 11th का जो सिलेबस है ना बिजनेस स्टडीज का, उसमें आप पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में आप सबसे पहले, अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आपको सिंपलेस्ट वे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी क्लास 11th के अंदर आप पढ़ रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म और बाकी जो आप बाद में पढ़ेंगे, इतना पोर्शन आप 12th में पढ़ेंगे, क्लास 12th। और ये वाला जो टॉपिक है पहले 12th में था, अभी सीबीएसई के सिलेबस से ही हटा दिया गया है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो आपका जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है क्लास 11th का, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म, ओनली बिजनेस फर्म पढ़नी है आपने, चैरिटेबल फर्म नहीं पढ़नी है। बिजनेस फर्म में प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के अगर आप कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं जिसमें सिंगल ऑनर होता है, उसके अंदर जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, उनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये आप पूरे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये समझ आया आपको कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो कि एक बिजनेस फर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस फर्म है, उसको पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, ये हम
क्लास 11th के सिलेबस में पढ़ रहे हैं। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आप वहां पर पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे और कंपनी फर्म को पढ़ेंगे। उसमें कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा उसको आपको उसमें आप सीखेंगे। तो अभी आपकी स्टार्टिंग है तो सिंपलेस्ट से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जा सकता है। तो जो जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, देखो दो टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस जो होती हैं जिनसे बिजनेस पर फर्क पड़ रहा है, यानी कि बिजनेस की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है, वैसे तो दोनों से ही फर्क पड़ता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस का मीनिंग है कि दो मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वैसे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसको अभी मैं समझा रहा हूं। दूसरी ट्रांजैक्शन है, आपने राम से 1 लाख रुपीस का कोई माल परचेज किया, यानी कि गुड्स परचेज किया, तो अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसको मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। तो आपको यह बात समझनी है कि बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं अगर उनको मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है तो उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर पॉइंट। और जिनको मनी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो काम होता है अकाउंटेंसी के अंदर, आइडेंटिफाई करना कि जो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको मनी की टर्म्स में, यानी कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्लियर पॉइंट। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसको हम मेजर करेंगे, यानी कि मनी की टर्म्स में उसको मेजर किया जाएगा, उसकी वैल्यू पता करेंगे मनी की टर्म्स में। अगर उसकी वैल्यू मनी की टर्म्स में मेजर हो जाती है तो हम उसको फिर रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि उसकी जर्नल एंट्री कर लेंगे। रिकॉर्ड करने का मीनिंग है जर्नल एंट्री कर लेंगे, यानी कि उसको एक पेज पर, यानी कि एक कॉपी पर रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर उसको हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मीनिंग है कि हम सेम ट्रांजैक्शन को सेम जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया, एक ही कॉपी में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब ऑफिस बंद हो गया, यानी कि 5 बज गए, अब अकाउंटेंट के पास टाइम है, तो डे की जितनी भी सिमिलर ट्रांजैक्शन को उनको अलग अलग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, परचेज की ट्रांजैक्शन को यहां रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल्स की ट्रांजैक्शन को यहां रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश की ट्रांजैक्शन को यहां रिकॉर्ड कर लेंगे। इसको बोलते हैं क्लासिफाई करना। क्लासिफाई का मीनिंग होता है सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को सेम प्लेस पर, यानी कि अलग अलग रिकॉर्ड कर लेना। इसका बेनिफिट क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर को तब हम समझेंगे, अभी आप बेसिक समझ लीजिए। तो ये किया हमने। उसके बाद हम समराइज करेंगे। समराइज में ये फाइनल अकाउंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये फाइनल अकाउंट्स होते हैं। क्लियर है पॉइंट। और उसके बाद हम इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, डेटर्स को कितना पैसा देना, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स और डेटर्स क्या होते हैं, कैश हमारे पास कितना है, बैंक में पैसा कितना है, इसको मेजर करना। उसके बाद हम जो इंफॉर्मेशन यहां से हमने निकाली है उसको इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जैसे डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ऑनर हो गया, बैंक्स हो गई जहां से हमने लोन लिया है। तो ये क्यों कम्युनिकेट करते हैं आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर पॉइंट। ये पूरी प्रोसेस है, ये हमको पढ़ना है। पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पता करेंगे, फिर उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर लेंगे, फिर उसकी जर्नल एंट्री कर लेंगे, फिर उसको सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को अलग अलग कर लेंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स बना लेंगे, फिर परफॉर्मेंस चेक करेंगे और फिर यूजर्स को इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देंगे। ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ये आपका सिलेबस हो गया। थ्योरी 80 मार्क्स की है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो गया, यानी कि प्रोजेक्ट हो गया। 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट के मिल जाएंगे और थ्योरी के 80 मार्क्स। प्रोजेक्ट की हेल्प आपको स्कूल से मिल जाएगी। मैं जो आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा वो थ्योरी की प्रिपरेशन कराऊंगा। तो सबसे पहले इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। ये तो आपका है ना फाइनल जो आपका एग्जाम होता है, जो एनुअल एग्जाम होगा, उसमें ये वाला पोर्शन आता है।
बाकी ये यूनिट्स वगैरह में आएंगे। ये वाला जो पोर्शन है यूनिट में आपके हाफ ईयरली में, और जो आपकी थर्ड यूनिट होगी उसमें ये पोर्शन चलता रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 की। इसमें 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ये। पहले आपको ओनली थ्योरी कराई जाएगी अकाउंटेंसी की, जिसमें टर्म्स होती हैं और डेफिनेशंस होती हैं। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, इसमें काफी सारे चैप्टर्स आते हैं। और ये फाइनल अकाउंट, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला हमने जो कराया ना यहाँ पर, ये वाला बैलेंस शीट बनाना, पीएनएल बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ये वाला जो पोर्शन है ये इसके अंदर आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये 12 मार्क्स का है यूनिट 1, यूनिट 2 44 मार्क्स की है, और यूनिट 3 24। तो इस, और ये प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 हो गया। तो ये टोटल आपका ये 80 और ये 20, इस तरीके से आपका सिलेबस बनता है। लेकिन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर है पॉइंट। अब ये आपकी 3 बुक्स हैं, टीएस ग्रेवाल है, डीके गोयल है और एनसीईआरटी है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो आपका 12 मार्क्स का, इस तरीके से चैप्टर डिवाइडेड है। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल बुक है तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपके थ्योरी के हैं। डीके गोयल है तो फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपके थ्योरी के हैं, यानी कि यूनिट 1 के हैं। और एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं आपके थ्योरी से रिलेटेड हैं। अब थ्योरी में क्या क्या आता है वो हम ये देख लेते हैं। तो अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में आप देख लो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इस तरीके से ये डिवाइडेड है। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो अकाउंटेंसी होती है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने टाइप्स की होती है, इसके यूजर्स कौन कौन होते हैं, इनकी नीड्स क्या है। फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल इन बिजनेस। फिर उसके बाद ये बेसिक टर्म्स होती हैं। बेसिक टर्म्स में एंटिटी की डेफिनेशन, ट्रांजैक्शन क्या होती है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज क्या होती है, सेल्स क्या होती है, गुड्स, स्टॉक, डेटर्स। ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, उनके बारे में आपको पता होने चाहिए, डेफिनेशन पता होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें फंडामेंटल अजम्पशंस और गैप कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके बारे में डिटेल में आपने पढ़ना है। फिर ये आपकी अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स, जिनके बेसिस पर हम अपनी जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि ये एक बेस है, इस बेस को ध्यान में रख के हम अपनी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है पॉइंट। अब यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस जो 44 मार्क्स का है, और ये पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है। यहां पे थ्योरी का कुछ ज्यादा काम नहीं है, पूरा की पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से आते हैं। तो अगर हम टीएस ग्रेवाल की बात करें तो 5th से लेके 17 तक, 5वां जो चैप्टर है और 17 चैप्टर तक पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है। और अगर डीके गोयल आप पढ़ रहे हैं तो 6th से लेके 19 चैप्टर्स तक पूरा प्रैक्टिकल है। और एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर से लेके 7th चैप्टर्स तक आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। तो इसमें आ जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्री, जो मैंने आपको बताया कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को मनी में मेजर करके हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर लेजर बनाना, कैश बुक्स, अदर बुक्स, जीएसटी, बैंक रिकंसिलिएशन, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स और रेक्टिफिकेशन। ये पार्ट जो है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, ऐसा कुछ खास प्रैक्टिकल इसमें से आता नहीं है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट जो यूनिट 3 है आपकी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 24 मार्क्स, जो आपकी थर्ड जो यूनिट होगी और जो फाइनल एग्जाम्स होगा उसमें सबसे ज्यादा इसी का सिलेबस आता है। इसमें टीएस ग्रेवाल में 18वें चैप्टर से 20th चैप्टर्स तक आपने यही पढ़ना है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये चैप्टर्स क्या हैं जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में हर एक चैप्टर का बेसिक मैं आपको बताऊंगा। डीके गोयल की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 22 तक, और एनसीईआरटी इसमें दूसरे 2 बुक्स आती हैं, एनसीईआरटी 1, एनसीईआरटी 2। इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स इसी यूनिट से रिलेटेड है। और ये है आपका टोटल सिलेबस। तो जो आपके पास बुक हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि थ्योरी का और प्रैक्टिकल का और फाइनल एग्जाम्स जो आपका होगा
उसका सिलेबस क्या है। तो आज हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो अकाउंटिंग इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे और तेजी से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग फॉर टू लॉन्ग।